चलो बेटा चलो, सेंटर ऑफ मास में हमने यहां तक निकाल लिया था। अगर सबको याद हो तो प्लीज, मैंने ये कर लिया था क्या, मैंने कहा था m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और यहां मैंने लिखा था RCM। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमने कर लिया था। और फिर इसके बाद मैंने XCM निकाला था, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसी तरह से YCM निकाला था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, पहले इस वाले फॉर्मूले में आते। यहां से अगर मैं RCM निकालूं तो RCM इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड कर दो तो ये होगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां आ जाएगा R1 प्लस यहां हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहां आ जाएगा R2 वेक्टर। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का। तुम बताओ क्या दोनों तरफ मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? अगर दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ, यहां लिखेंगे RCM, और ये तो कांस्टेंट नंबर है तो ये तो m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr1 बाई dt लिखेंगे, है ना, प्लस ये नंबर कांस्टेंट है m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां आएगा d बाई dt ऑफ r2। अब प्लीज थोड़ी मेरी बात समझना, ये जो था ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास था। अब याद करो, हमने तुम्हें पढ़ाया है कि किसी भी पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी। अभी मैं यहां खड़ा हूं, मान लो तुम वहां खड़े होते तो मुझसे पोजीशन तुम्हारी r है, थोड़ी देर बाद तुम वहां होते, थोड़ी देर बाद वहां होते, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है ना, तभी तो तुम्हारे पास वेलोसिटी होगी। तो इसको चूंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो इस पूरे नंबर को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अंडरस्टैंड करना, वहीं से निकाल रहा हूं। और ये क्या लिखूंगा, ये तो यही नंबर है m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पे v1 वेलोसिटी। v1 किसकी वेलोसिटी, मास m1 की वेलोसिटी। अंडरस्टैंड करो कि नहीं, क्योंकि ये किसकी पोजीशन वेक्टर थी, m1 की, प्लस यहां जरा देखो तो m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहां पे क्या लिखोगे v2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। अब जरा ढंग से ध्यान दो, अगर ये नंबर को तुम फिर से इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हो इस नंबर को, ढंग से सुनना, इस पूरे इससे कॉमन ले लो तो बाहर लाओगे, मतलब थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, और ये कॉमन ले लिया जाए तो m1 प्लस m2, यही तो लिखा है, ढंग से देखो, और इधर लिखा है VCM, इसको इधर ले आओ तो क्या लिखोगे VCM, और यहां लिखोगे m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट में, और इधर क्या आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनको प्लीज थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना। और याद करो, ये हमने तुमसे कहा था कि m1 v1 या m2 v2 या m1 प्लस m2 इंटू VCM, ये होते हैं मोमेंटम, याद है, लीनियर मोमेंटम, पक्का। तो अगर मैं तुमसे कहता कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे x और ये y है, और यहाँ पे एक मास m1 था और यहाँ पे एक मास m2 था, और इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ v1 वेक्टर होती और इसकी वेलोसिटी यहाँ v2 वेक्टर होती, तो इसके सेंटर ऑफ मास की भी तो कोई ना कोई वेलोसिटी होती ना। तो वो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो ये लिखिए, पक्का। तो अगर मुझे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालना हो, क्या निकालना, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, तो मैं दोनों का अलग अलग जोड़ूं। देखो m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब ऐड कर दूं, ये सिस्टम का क्या हो जाएगा, सिस्टम में मतलब m1 m2 है तो उसका टोटल मोमेंटम हो जाएगा कि नहीं। या कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम टोटल मास कहां मान लेते हैं, सेंटर पे, तो सेंटर पे टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, और उसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ क्या वो भी तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, पक्का। अगर आप जरा सोच के देखना, मैं तुमसे कहूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हजारों पार्टिकल है, कोई इधर जा रहा है v1 से, कोई इधर जा रहा है v2 से, है ना, कोई इधर जा रहा है v3 से, कोई इधर जा रहा है v4 से, कोई यहाँ जा रहा है v5 से, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और मान लो ये मास m1, ये है m2, ये है m5, ये है m3 और ये है m4, ऐसा बोला जाए, ठीक है।
और तुमसे कहा जाए ये अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन तुमसे कहा जाए कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको बोला जाए कि दिस इज इक्वल टू 2i कैप। क्या है? 2i कैप। और तुमसे वो पूछे कि बताओ इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। तो पूरे सिस्टम का जब लीनियर मोमेंटम को p से लिखते हैं, जब वो लिखोगे और वो भी किसका, सिस्टम का, तो वो बराबर होगा तुम्हारा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 और इंटू 2i कैप। ये आंसर होगा। मैं सबको अलग अलग लिख के जोड़ू या सारे मास को ऐड करूं और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पक्का? डन? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी याद रखना कि लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का लिखने का मतलब होता है या तो उसको अलग, अगर तुम्हें सब वेलोसिटीज पता होती अलग अलग, 2 है 3 है 4, तो सबको अलग अलग ऐड कर दो। अगर अलग अलग ऐड करना नहीं समझ आ रहा है तो VCM अगर पता है तो टोटल मास और VCM का मल्टीप्लाई कर दो। VCM का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हें पता चल जाएगा। सिंपल बात समझ में आ रही है? ये सबको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें जो भी तुम्हें डाउट या कंफ्यूजन होगा, सैटरडे में रहूंगा तो वहां आके ये डिस्कशंस होंगे और इसके क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, क्योंकि संडे के पेपर में ये है, तो बहुत केयरफुली ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं, थोड़ा मैं यहाँ पे और तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। मान लो इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जो मेरी पास है, मैं तुमसे कहा कि मान लो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल है 2 kg का और वो कुछ ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और ये यहाँ क्या लिख सकते हो, ये जे कैप ऊपर की तरफ जाए तो जे कैप मान लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है यार? बात समझ में आ रही कि नहीं यार? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, एक और पार्ट में तुम्हें डील करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम्हें अगर थोड़ा समझ में आएगा तो और मजा आएगी इसमें, ठीक है? ये मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक, ये जे कैप ध्यान देना, और मान लो मैंने तुमसे बोला एक पार्टिकल यहाँ पे जो इधर जा रहा है, ये है कुछ 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है? इसका मास 2 kg था, इसका मास 4 kg, ये हो जाए, ठीक है? मैं तुमसे पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो तुम क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मास कितना है? 2 kg, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 2, और वहां है क्या? जे कैप, प्लस इसका मास कितना है? 4 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है? 3, और है क्या? आई कैप। जरा ढंग से देखो, तो ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो 12 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये आंसर है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो पक्का? कर लोगे? ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे करना, और देखो इसमें और हम आगे बढ़ते हैं, जरा और सोचते हैं, मैं इसके आगे और चलूंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। एक बात सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहां था m1 प्लस m2, ये क्या था? ये था m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये था। अगर मैं इसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, समझना, तो इसको लिखूंगा m1 प्लस m2 और यहां लिखूंगा dvcm अपॉन dt, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? और यहां लिखूंगा m1 और इसको लिखूंगा dv1 अपॉन dt, प्लस यहां लिखूंगा m2 और इसको लिखूंगा dv2 बाई dt। अब जरा ढंग से देखो, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होता है एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 इंटू acm इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। क्यों? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो अब जरा सोचो, ये लिखा है फोर्स और ये लिखा है टोटल फोर्स, तो अगर कोई बॉडी है, ऐसे समझना, मान लो 2 बॉडीज है, उसमें तुम ऐसे लिखो कि इधर लग रहा है F1 और एक बॉडी यहाँ है और इधर इस पे लग रहा है F2 वेक्टर, ठीक है? ये m1 है और ये m2 है। तुमसे कोई कहे कि बताओ सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम एक तरीका ये लिखो m1 f1
प्लस सॉरी F1 वेक्टर और प्लस F2 वेक्टर, यही तो लिखोगे और यही हो जाएगा नेट। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ये देखो, ये तो लिखा है, ये M1 लिखा है, ये F1, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। अरे M1 A1 मास इक्वल एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, समझ आ रही है? तो ये लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये ना पता होता और तुमसे कहता कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, तो बताओ इस पे टोटल मास इस जगह पे, ये सेंटर ऑफ मास है, इसको मानो में क्या है, ये सेंटर ऑफ मास, तो बताओ इस पे टोटल मास कितना हुआ, m1 प्लस m2। तो तुम F नेट लिख सकते थे इस तरीके से भी कि m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी वन ऑफ द वे है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये नेट फोर्स हो गया, किसी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, और ये हो गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब F1 F2 वेक्टर को अलग अलग लिखो या टोटल मास में क्या मल्टीप्लाई करो, ACM, तो भी निकाल सकते हैं। पक्का? अब एक बात सोच के देखो, अगर नेट फोर्स है किसी भी सिस्टम के ऊपर तो उसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही होगी, यानी अगर ये है तो बताओ क्या VCM चेंज हो रहा होगा? एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटीज चेंज होती है ना। लेकिन अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, प्लीज बहुत ढंग से समझना, अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो अगर जो तुमने नेट फोर्स निकाला है, यानी तुमने निकाला है m1 प्लस m2 इंटू ACM, बात तो यही है ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि ACM जीरो है, और अगर ACM जीरो है तो मैं बोल रहा हूं VCM जो है वो कांस्टेंट है और जीरो है। या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा या जीरो होगा, सिंपल बात है। जीरो होगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा तब भी। तो VCM या तो कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, पक्का? तो अगर ACM जीरो या इसका उल्टा है, अगर नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है तो उसका ACM जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही? प्लीज अब इसको कांस्टेंट बोलो या बोलो VCM कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड होने का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। तो बताओ हम ये कह सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है, ढंग से समझना, तो मैं कह सकता हूं कि जो m1 प्लस m2 इंटू VCM है, क्या ये कांस्टेंट होगा? क्यों कांस्टेंट होगा? ये तो पहले से ही कांस्टेंट है और ये तुमने कांस्टेंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बाद में पहले जो भी कहो, या कह सकते हो कंजर्व्ड होगा। तो बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब लगाया जा सकता है? जब किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो या ACM जीरो हो। बात समझ में आ रही? अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। बहुत ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है? अब इसका मैं तुम्हें पूरा मतलब समझता हूँ। ये सब लोग ढंग से पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप, नहीं आएगा मैं सैटरडे रहूंगा, मैं तुम्हें ये पूरा ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। मैं ऑफलाइन ही पढ़ाने वाला था, बट कुछ लोगों के है कि भाई उनको वीडियो भी चाहिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस चीज को मैं दोबारा पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसको समझना, क्योंकि मैं पूछूंगा तुमसे सैटरडे, तो बहुत केयरफुली सब चीजें समझना। एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? देखो अब मैं तुमसे ऐसे बोलूँ, थोड़ी बड़ी कुछ बातें समझोगे ना तो मजा आएगी। देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा एक प्लान है मेरे पास में, प्लीज ध्यान देना, ये एक लकड़ी का गुटका या लकड़ी का पटरा, समझते हो? मास कैपिटल है, यहां म्यू जीरो है, इसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है, इसका मास स्मॉल है, ठीक? ढंग समझना, ये इंसान इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है, यानी इसके बीच में फ्रिक्शन है। तो आप सोचो, जब तुम किसी भी लकड़ी के पटरे के ऊपर ऐसे चलना स्टार्ट करते हो तो तुम लकड़ी के पटरे को किधर की तरफ धक्का देते हो? पीछे की तरफ।
तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन तुम्हारे ऊपर किधर लगता है, आगे की तरफ। तो इस इंसान के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ। और इस पटरे के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो अगर इस इंसान को और पटरे को हम एक सिस्टम मान लें, तो बताओ ये दोनों फ्रिक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है? अब मैंने तुमसे कहा था नेट फोर्स जीरो हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा जीरो। हो सकता है कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो हो, या और हो सकता है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो, या हो सकता है नेट फोर्स जेड डायरेक्शन में जीरो हो। तो जिस भी डायरेक्शन में, अगर वाई में जीरो नहीं है, टोटल जीरो है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन मान लो वाई में जीरो नहीं, एक्स में जीरो है, तो एक्स के डायरेक्शन का क्या कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम। तो अगर इसके ऊपर देखा जाए तो नेट फोर्स मैं तुमसे बोलूं एक्स डायरेक्शन में वो जीरो है, तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि टोटल मास इनटू वीसीएम, और वीसीएम किसका, एक्स का, ये कांस्टेंट होगा। बोलो बात समझ में आ रही? टोटल मास इनका ऐड कर दिया और वीसीएम जो इसकी वेलोसिटी होगी बाद में चेक कर लेंगे, पहले तो ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो, या वाई डायरेक्शन में जीरो हो, कभी जेड डायरेक्शन आएगी तो उसमें भी पॉसिबल हो सकता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, पक्का? ओके, तो अब मैं इसी क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और तुम्हें समझाने का ट्राई करता हूं। देखो, मैं तुमसे, ये फ्रिक्शन तो समझ में आ गया ना, नेट फोर्स इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये जो इंसान है वो इस लकड़ी के पटरे के ऊपर इधर चलना स्टार्ट करता है v वेलोसिटी से, लेकिन ये वेलोसिटी इस बड़े वाले वेज के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये वाले के रिस्पेक्ट में है ना, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम, ये क्या होगी, ये निकालना है, पक्का? अब सोचो जरा, तुम कभी भी ये करके देख लेना, जब तुम एक पटरे के ऊपर आगे चलना स्टार्ट करते हो v वेलोसिटी से, तो पटरा पीछे की तरफ जाता है, वो स्लाइड करता है। तुम कभी भी देखना, कभी भी तुम पानी में जो नाव वगैरह होती है, बोट, उससे जब तुम ग्राउंड पे आने की कोशिश करते हो, तो अगर वो नाव बंधी ना हो तो वो नाव पीछे से जाएगी और तुम पानी में गिर जाओगे। तो जब भी हम पैर को आगे बढ़ाते हैं, पीछे वाला पैर उठाते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं लेकिन वो पीछे जाता है। तो अगर हमारी वेलोसिटी आगे तो इसकी वेलोसिटी पीछे आएगी। डन? ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा समझना, जब ये आगे जाएगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम बोलेंगे। ये ध्यान रखना, ये इसको वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बोलते हैं, इसको प्लैंक नाम बोला जाता है, ये प्लैंक होता है, पक्का समझ आ रहा है? तो तुम मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये तुम्हें गिवन है v, इसको तुम मान लेना दिस इज इक्वल टू u, समझ आया? तो ये जो गिवन है ये आपको गिवन है u, और इधर की तरफ है तो इसको i कैप लिख लो, चलेगा? अच्छा, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तुम्हें क्या पता है? वो पता है ये, और ये है माइनस i कैप, पीछे जा रहा है, पक्का? अब तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुम्हें चाहिए, क्योंकि कोई भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाया जाएगा तो वो हम हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगा सकते हैं। ओके, अब सुनना, ये थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो भी हम इसको क्लास में अच्छे से समझा लेंगे, बट थोड़ा बहुत आना चाहिए सबको, ये बात समझ में? देखो एक चीज याद करो, हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैंने लिखा था, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर यहां ध्यान से देखो कि वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to capital M is equal to velocity of man with respect to ground minus velocity of capital M with respect to ground, ये तो लिख सकते हैं। जो यहाँ लिखा होता है पहले उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ लिखा होता है उसको माइनस लगा के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पता? देखो तुम्हें ये पता है
ये कितनी है, यू आई कैप, ये नहीं पता, यही तो निकालना है आपको, यही फाइंड करना था, ये पता है वो कितनी, देखो यहाँ ये है तुम्हारी माइनस ऑफ, ये कितनी हो जाएगी कैपिटल एम, और ये हो गया माइनस आई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, समझ आया ना। ये देखो यार, उसको इधर ले आओ, ये देखोगे ना तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का सबको समझ में आना चाहिए। ये पीछे की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसको ऐसे लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो दिस नेगेटिव क्वांटिटी ये इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इसे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी एम माइनस आई कैप, इसको लिख सकते हैं यू माइनस वी एम और यहाँ आई कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो मैन की स्पीड तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता चल गई, वो है ये u माइनस वी एम आई कैप, और कैपिटल एम ये भी तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता चल गई, ये भी तुम्हें पता चल गई। इनिशियली क्या था, जब ये पढ़ रहा था और ये इंसान उसके ऊपर ऐसे खड़ा हुआ था तो सब कुछ रेस्ट पे था, उसके बाद ये चलना स्टार्ट करता है, तो बताओ इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पे था ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, 0, और फाइनली ये कितने से चल रहा है, ये से, और ये पीछे कितने से जा रहा है, ये, तो बाद का मोमेंटम लिखना पड़ेगा ना। तो इधर की तरफ अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर की तरफ क्या लोगे, नेगेटिव, बात समझे। तो हम इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, पी फाइनल इज इक्वल टू लिखेंगे एम यू माइनस वी कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम, और यहां लिखेंगे माइनस वी एम, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू बराबर कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम यू माइनस एम वी कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम वी एम, इन दोनों नंबर को इस साइड ले आओ और वी एम को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और यहाँ आ जाएगा एम यू। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम। ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा के लिए याद रख लेना है, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम, टोटल मास। यहाँ वेक्टर लगाना चाहो वेक्टर लगा लेना, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का। और एक चीज समझना, ये अगर वेक्टर लगाते हो और यहाँ वेक्टर लगाते हो तो फिर यहाँ एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन तुम क्या मान रहे हो, पॉजिटिव, ये जा तो पीछे रहा है ना, तो इसका नेगेटिव साइन होगा ना, पक्का याद रख लेना। ऐसे इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें ये सब बकवास ना समझ आ रही हो तो कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ये फॉर्मूला याद कर लो, और मैं एप्लीकेशन में सिखा देता हूं, देखो कैसे। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि एक इंसान, ये प्लेन है, मान लो ये मैंने बोला कि 4 kg का है, और एक इंसान यहाँ पे है और वो इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास है 1 kg। तो जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है इधर, तो बताओ ये वाला प्लैंक इधर कितनी स्पीड से जाएगा, ये निकालना है। तो तुम क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू माइनस लगाओगे, या क्या लिखोगे, ये वेलोसिटी है और ये मास है, देखो m इंटू यू, पक्का। तो 1 इंटू इस आदमी की स्पीड 2 डिवाइडेड बाय नीचे टोटल मास 4 और प्लस 1, क्या आ गया आंसर, -2/5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ कैपिटल एम आ गई, या स्पीड ऑफ 4 kg का, 4 kg की स्पीड ये होगी और पीछे की तरफ होगी, खत्म। इतना ही करना है,
तो मेन तुम्हें क्या याद रखना फॉर्मूला, ये सब बकवास जितनी है ये हम सब तुम्हें क्लास में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता ऑनलाइन तुम्हें उतना समझ में ना आए, बट ये सब डील कर सकते हो, उसमें 1% कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्का बेटा कर लोगे, प्लीज अंडरस्टैंड करना। एक और चीज तुम्हें समझाता हूँ, वो भी ध्यान से समझो। देखो, अगर तुम इन चीजों को थोड़ा समझ जाओगे ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें 100% समझ में आए। अगर इसका तुम्हें मैं कह रहा हूँ 50% पार्ट भी तुम्हें समझ में आ रहा है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो ये एक एक पॉइंट में तुम्हें क्लियर कर दूंगा। अब तुम जरा देखो, ये जो चीज लिखी है, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस एम यू, और यहां लिखा है m प्लस कैपिटल M। देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये जो लिखा है अगर तुम ढंग से ध्यान दो तो इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का d/dt। उसी का तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो v आएगा ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस, यहां देखो m, इसको क्या लिख सकते हो, v/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी थी और डिवाइडेड बाय टोटल। याद करो, ये मैंने अभी तुम्हें बताया था, मैंने क्या कहा था, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल M के रिस्पेक्ट में, तो इसका रेट ऑफ चेंज किसका होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल M के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट लेगा उसका रेट ऑफ चेंज ही तो उसकी वेलोसिटी होगी। पक्का? अब बताओ, अगर मैं ये dt हटा दूं यहां से तो ये लिखा जा सकता, ये पूरा नंबर, मतलब इसको एक तरह से ये नंबर और ये नंबर मैं हटा सकता हूं। तो अगर हटा दूं तो मैं लिखूंगा कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये वेक्टर में लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस m और डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो तो मैं दिखाता हूं, पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है। ये दो फॉर्मूले तुम याद कर लो, मैं गारंटी देता हूं इनके बिहाफ पे मैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बाकी तो अगर तुम्हें कुछ ना भी आए तो भी चलेगा, बट ये लास्ट के दो फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि एग्जांपल मैं तुम्हें इस पे कराता हूं। ये जैसे तुम्हें समझ में आया ना, अब देखो, अब मैं तुमसे कहूं कि एक कोई बच्चा है, इसी तरह का एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई ऐसे लकड़ी का ब्लॉक है, सपोज मान लीजिए ये 10 kg का है, और एक इंसान इधर खड़ा हुआ है और ये 2 kg का है, और वो यहाँ से चलता है और यहाँ पहुंच जाता है, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं। इसकी लेंथ मैंने मान ली, इसकी पूरी लेंथ जो है वो 4 मीटर है। कितनी लेंथ है? 4 मीटर, और ए से उसको बी तक पहुंचना है। तुम सोचो अगर ये ए से बी पहुंचेगा, मैं नीचे डायग्राम बनाता हूँ, तो ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। ये कहां पहुंच गया? बी पे। ये इंसान यहां से चलते चलते कहां गया? बी पे, और प्लैंक पीछे शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो प्लैंक यहां से कितना डिस्प्लेस हो गया है, यही तो ये लिखा हुआ है, और हमें यही निकालना है। ये क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल है, बात समझ में? तो इसकी वैल्यू अब देखो, यहां क्या लिखा है? m, यानी किसका मास? लड़के का, और लड़के ने कितनी दूरी तय करी है, किसके ऊपर? प्लैंक के ऊपर। तो देखो वो यहां से यहां है, यानी प्लैंक के ऊपर उसने कितनी दूरी तय की है? 4 मीटर लंबा प्लैंक था, तो इसके ऊपर कितना चला है? 4 मीटर। तो बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M लिखोगे तो माइनस बाहर लगाना, मैन का मास है 2 इंटू कितना चला है यहां तक आने के लिए? 4 मीटर इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल मास। इसका मास कितना है? 10, इसका मास कितना है? 2। आंसर आ गया -8/12। ये कितना होगा? 4/2/3 इतने मीटर। खत्म। ये क्वेश्चन तुम्हें करने, बोलो कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट नहीं है? एकदम आसान आसान बातें, फटाफट सब कुछ हो जाएगा। पक्का? तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीजें होती है, ठीक है? तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, ज्यादा इस पे बढ़ा सकते हैं और बोलो चलो 1-2 चीजें और करा देता हूँ ताकि तुम उसको थोड़ा करना। ये क्लियर हो रहा है सब कुछ, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? और देखो, अच्छा बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ रॉड रखी है, मेरे पॉइंट समझ, और इसकी लेंथ L है और मास M है,
और इसको मैं मान लूं ओरिजिन है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, समझना, और ये वाई एक्सिस है, और मैं तुमसे कहूँ कि बताओ इस एंड से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा। तुम्हें पता है अगर यूनिफॉर्म मास की है तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे, तो इससे कितनी दूरी पे होगा, L/2 पे। बट इसको कैलकुलेट करते हैं, जरा समझना। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जैसे ये पेन यहां से लेके यहां तक पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको कैसे डील करते हैं, यहां से चलते हैं x डिस्टेंस पे जाते हैं और x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx कट कर लेते हैं। ये बिल्कुल नई चीज है तुम्हारे लिए। अब बताओ इस छोटे से dx में एक छोटा सा मास होगा जिसको मैं dm बोलूंगा, पक्का। अब ओरिजिन के अबाउट इस dm मास का अगर मास मूवमेंट लिखा जाए तो क्या लिखोगे, मास मूवमेंट लिख रहे हो, वो मास मूवमेंट होगा x इंटू dm। क्या होगा, x इंटू dm। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। और यही जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से सुनिए, ये यहां से लिखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें थोड़ा मजा आएगा। ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब फॉर्मूला याद करो, जब तुम एक्सियम लिखते थे तो लिखते थे m1 है ना, x1 याद आ रहा है यार, प्लस m2 x2, और नीचे होता था टोटल मास m1 प्लस m2, ये होता था नहीं होता, पक्का। अब यहाँ टोटल मास m है तो तुम एक मास मूवमेंट लिख सकते हो ना mx, या यहां से कितनी डिस्टेंस है x और मास कितना है dm, तो ये लिखा। और नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए टोटल मास, पक्का। अब बताओ इसमें तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, तो सबके मास मूवमेंट लिखने पड़ेंगे ना। तो बताओ अगर इसको लिखना है कॉन्टिन्यूअस तो इसको इंडिकेट कर दो, यही हो जाएगा तुम्हारा एक्सियम। फॉर्मूला याद कर लेना। तो इसको लिखा ऐसे जाता है जब इसको डील करा जाता है कि 1/m और x dm, ये होता है फॉर्मूला। और अगर ycm लिखना है तो क्या करोगे, 1/M इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dm। ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो अगर मैं कहूं कि L लेंथ में कितना मास है, L लेंथ में m मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, m/l। तो dx लेंथ में कितना मास होगा, m/l इंटू dx, और यही किसके बराबर है, dm के बराबर। तो यहाँ dm की वैल्यू रख दो। तो इस जगह पे इससे जो हो जाएगा, तो यहाँ एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, देखो x इंटू dm की वैल्यू जरा वहां देखो, m/l इंटू dx, और नीचे क्या है m। अदर देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, और रॉड को जो इंडिकेट करना है वो जीरो से कहां तक इंडिकेट करना है, L तक। तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, जीरो से लेके L तक। अब यहां से देखो क्या बाहर आ जाएगा, 1/l। तो 1/l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और जीरो से लेके L, इसका इंटीग्रेशन x²/2, जरा ढंग से देखना। तो 1/l और ये क्या हो जाएगा x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक लगी, जीरो से लेके L तक, लिमिट रखो। तो 1/l और यहाँ क्या आएगा L²/2 माइनस 0, क्योंकि 0 भी तो 0 ही है। अब देखो ये L से एक कट जाएगा तो कितना बचा, L/2। यही आंसर तुम्हें पहले भी मिल रहा था, बट ये फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें याद रख लेने हैं। तो इतना पार्ट तुम आज डील करो, और प्लीज बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ऑफलाइन पढ़ाने का ही होता है। ऑनलाइन में केवल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आप कितना इसमें समझ पा रहे हो। सैटरडे को मैं पूरा क्लास लूंगा, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि संडे को टेस्ट में सब कुछ पूछ रहा हूँ। फिर भी एक बार लेक्चर्स देख के ये ट्राई करना कि कितना तुम्हें समझ में आ रहा है, वो मुझे बताना, ठीक है। तो सैटरडे को हम ये पूरा डिस्कस करेंगे, ओके बेटा।